साल 1974 में शुरू किया गया था और देखते ही देखते अंबाला में मिक्सी को बनाने के सैकड़ों यूनिट खड़े हो गए और मिक्सी के पार्ट्स के उत्पादन से लेकर उनकी असेंबलिंग अंबाला में होने लगी। उस समय सरकार को यह व्यवसाय सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला लगा और सरकार ने 14.5% टैक्स लगा दिया, जिससे व्यापारियों पर मार पड़नी शुरू हो गई। यही नहीं, समय के साथ साथ तकनीक भी नई आने लगी, लेकिन अंबाला में यह व्यवसाय पुराने ढर्रे पर ही चलता रहा, लिहाजा इसका पिछड़ना स्वाभाविक था। इसके साथ ही अंबाला साइंस उपकरणों के निर्माण का भी एक बड़ा केंद्र है। भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 40% उत्पादन अंबाला में होता है, लेकिन आज तक अंबाला को साइंस सिटी का दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि ये स्थानीय कारोबारियों की दशकों पुरानी मांग है। यहां अंबाला लोकसभा सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया काबिज हैं। कटारिया अंबाला से 2 बार सांसद रह चुके हैं। मौजूदा बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया ने 2014 में कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार वाल्मीकि को हराया था और ये सीट भाजपा की झोली में डाली थी। अंबाला संसदीय क्षेत्र में जातिगत आंकड़ों की चुनाव में हमेशा से एक बड़ी भूमिका रही है। लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल बज चुका है और हर एक राजनीतिक पार्टी और राजनेता ने खुद को चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर लिविंग इंडिया न्यूज भी इन दिनों कहीं ना कहीं जनता का मन खगालने का प्रयास कर रहा है। हर एक राजनेता की नब्ज पहचानने का प्रयास कर रहा है कि इस बार राजनेता और राजनीतिक पार्टियां वोटरों से क्या वादे कर रही हैं, पिछले वादे क्या पूरे हुए और जनता की नब्ज क्या कहती है, किसको इस बार जीत का ताज पहनाकर लोकसभा के गलियारों तक भेजा जाएगा। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा की सबसे पुरानी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अंबाला में। अंबाला जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विज्ञान नगरी भी है। तकरीबन 9 विधानसभा हल्के इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 2 से 3 विधानसभा हल्के ऐसे हैं जहां से कैबिनेट मंत्री भी हरियाणा विधानसभा में इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजे थे। 15 चुनाव यहां पर हो रहे हैं, यानी 15वां चुनाव इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाया जा रहा है। अब से जो पहले 14 चुनाव हुए हैं उसमें 10 चुनावों में कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करती नजर आई थी। 4 चुनाव ऐसे रहे जिसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव की बात करें यानी साल 2014 की, तो उस चुनाव में मोदी लहर के चलते रतनलाल कटारिया ने कांग्रेस के निकटतम प्रतिद्वंदी को बड़े मार्जिन के साथ हराया था और इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा रतनलाल कटारिया पर दांव खेल सकती है। लेकिन क्या रहा जनता का मन, क्या रतनलाल कटारिया जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए? इसी को लेकर आज इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से जानेंगे कि क्या क्या विकासात्मक कार्य इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रतनलाल कटारिया अपने 5 साल में करवा चुके हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे भारत को आजाद हुए आज 72 साल हो गए हैं, हम आज भी गुलाम हैं। हमारी जमीनों का जो हक है वो हमें आज भी नहीं मिला है। हमारे पास आते हैं अधिकारी, आते हैं हमारे बने बनाए मकानों को तोड़ के चले जाते हैं। खासकर मैं मोदी जी से आह्वान करना चाहूंगा, हमारे शौचालयों के गटर तक जड़ से उखाड़ के चले जाते हैं। तो उस विरोध में हम अपना ये मौन जुलूस निकाला है। शांति बिल्कुल ढंग से, किसी को कोई सफर नहीं करना पड़ा है, डिसिप्लिन के साथ निकाला है। हम अपनी मौन आवाज को उस ऊपर बैठी हुई इस बहरे कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। सर एक्चुअल में क्या है कि ये तोपखाना परेड की जगह है 261 एकड़ और इस जगह पर लगभग 1500 से ज्यादा परिवार 15,000 की संख्या में रहते हैं, जिसमें 6,000 से ज्यादा वोटर हैं। ये लगभग 175 साल से ज्यादा इस जगह पर रह रहे हैं और इनको अभी तक इनकी जगह का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। अंग्रेजों के जमाने में इनके बुजुर्गों को यहां पर कृषि के लिए लाया गया था और कृषि के उद्देश्य से यहां पे लाके बसाया गया था और आज इन्हें 175 साल हो गए हैं और ये अपना मालिकाना हक मांग रहे हैं कि हमारी जगह का हमें मालिकाना हक दिया जाए। अंबाला संसदीय क्षेत्र में करीब 45% अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के अलावा पंजाबी, सिख, राजपूत, जाट, ब्राह्मण, महाजन और अन्य स्वर्ण जाति के मतदाताओं की तादाद करीब 45% है। अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 25% हैं, जिनमें
वाल्मीकि, रामदासिया और अन्य जातियां शामिल हैं। सिखों की भी चुनाव में एक बड़ी भूमिका रहती है। अल्पसंख्यक और अन्य जातियों की तादाद 5 से 7% है। अंबाला क्षेत्र में काफी हलके हैं। अंबाला संसदीय क्षेत्र में कुल 9 हलके हैं। कालका, पंचकुला, अंबाला शहर, अंबाला छावनी, नारायणगढ़, मुलाना, साढौरा, यमुनानगर, जगाधरी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कब किस किस पार्टी से सांसद रहा। साल 1999 से 2004 में बीजेपी के रतनलाल कटारिया सांसद रहे। 2004 से 2009 में कुमारी शैलजा कांग्रेस से। 2009 से 2014 में फिर से कुमारी शैलजा कांग्रेस, और 2014 से 2019 में रतनलाल कटारिया भारतीय जनता पार्टी। 2014 के परिणामों में देखें तो फिर उस वक्त बीजेपी की ओर से रतनलाल कटारिया ने 6,12,121 मत हासिल किए थे। कांग्रेस से राजकुमार वाल्मीकि 2,72,047 वोटों से दूसरे नंबर पर रहे। इनेलो तीसरे नंबर पर रही और डॉक्टर कुसुम शेरवाल को 1,29,571 वोट मिले। कपूर सिंह को 1,02,627 मत हासिल हुए। 2014 के लोकसभा चुनावों में अगर अंबाला में कुल मतदाताओं की संख्या पर गौर किया जाए तो यहां पर 16,92,424 मतदाता थे, जिनमें से 7,82,783 महिलाएं और 9,09,641 पुरुष मतदाता शामिल थे। 2005 से 2014 तक लगातार 2 बार अंबाला से सांसद रही शैलजा अप्रैल 2014 में राज्यसभा चली गई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी जगह पर राजकुमार वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया था। लेकिन बीजेपी के सांसद रतनलाल कटारिया ने 6,12,211 वोट हासिल कर जीत का सेहरा अपने सिर बांधा था। फिलहाल 70वीं लोकसभा के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। सांसद अपने काम गिना रहे हैं तो विपक्ष विकास नहीं होने को मुद्दा बना रहा है। सत्ता पक्ष के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की हकीकत जानना भी बेहद जरूरी है। हरियाणा के अंबाला संसदीय क्षेत्र की बात करें तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के विकास संबंधी दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आते हैं। इनमें एचएमटी पिंजौर को क्षेत्र के लोगों की लाइफलाइन बताते हुए उन्होंने इसे बचाने का एक वादा किया था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। चंडीगढ़ यमुनानगर रेलवे लाइन वाया नारायणगढ़ का प्रोजेक्ट कागजों में सिमट कर रह गया। साहा के ग्रोथ सेंटर का विस्तार कर यहां पर कोई बड़ा उद्योग स्थापित कर युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा भी अभी अधूरा है। इसी तरह हिमाचल के कालाअंब में मारकंडा में आने वाले दूषित पानी से छुटकारा दिलाने का वादा भी उन्होंने ही किया था, लेकिन ये भी वो पूरा नहीं कर पाए। सांसद ना तो शिवालिक क्षेत्र में और ना ही अन्य किसी हलके में कोई बड़ा उद्योग स्थापित करा पाए हैं और ना ही केंद्र से कोई आर्थिक पैकेज अंबाला के लिए ला पाए हैं। इससे युवा रोजगार के लिए भी तरसते रह गए। अंबाला रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में उठाए गए कदम धरातल पर कहीं नजर नहीं आते। सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि 90% चुनावी वादे तो पूरे कर लिए गए हैं। मोदी लहर में पार्टी के घोषणा पत्र के अलावा कटारिया ने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए वादे किए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये वादे फीके पड़ते नजर आए। वहीं अंबाला संसदीय क्षेत्र के व्यापारियों की माने तो सांसद के कार्यकाल में नए उद्योग लगाने की बजाय कम हो गए। सांसद एचएमटी को भी बचा नहीं पाए। यमुनानगर तक रेल लाइन का वादा खोखला निकला। छोटे मोटे कामों की गिनती नहीं होती। हमारी ओर से सांसद साहब से बात करने की कोशिश की गई, पर व्यस्त होने के चलते हमने पंचकुला से उनकी पार्टी के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से बात की और जाना अंबाला में आखिर कितना विकास हुआ है। लोकसभा अंबाला के क्षेत्र में आती है। 2000 करोड़ रुपए के विकास केंद्र द्वारा या प्रदेश द्वारा यहां पर शुरू किए जा चुके हैं
और मैं समझता हूं कि ये जो 2000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स हैं, पिछले 15 साल के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट पंचकुला के लिए नहीं आया। और यहां तक कि जो केंद्र से प्रोजेक्ट आए, सबसे बड़ा आयुष का जो एम्स यहां पर बनने जा रहा है, 500 करोड़ रुपए की लागत से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और हमारे श्री रतनलाल कटारिया जी की मेहनत से, प्रयासों से आज वो पंचकुला के अंदर बन रहा है। निफ्ट ले लीजिए, केंद्र का प्रोजेक्ट है, 150 करोड़ रुपया केंद्र की तरफ से निफ्ट के ऊपर खर्च किया जा रहा है। आज जो हमारा पंचकुला से लेकर के यमुनानगर तक का सड़क का 4 लेनिंग का काम बहुत देर से पेंडिंग पड़ा था, 15 साल से। और एक बार तो यहां पर क्या किया कि नींव पत्थर रख दिया, सरिया भी आ गया, बजरी भी आ गई, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद यहां से गायब हो गई। तो जब हमारी सरकार आई तो हमने इसको कहा, आदरणीय गडकरी जी से मिले और उनको कहा कि भी ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए एक बहुत लाइफलाइन है इस क्षेत्र के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 611 करोड़ रुपए की लागत से वो प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। और उसके बनने से जो ये जो दूरी है पंचकुला से यमुनानगर और जो उत्तर प्रदेश को जाता है, वो जो पहले 2 घंटे के अंदर पहुंचते थे, आज वो 1 घंटे के अंदर पहुंचती है। गांव के विकास को लेकर बार बार सरकार इतनी उदासीनता क्यों बरत रही है? लोगों की तमाम शिकायतों के बावजूद भी सरकार इसको ध्यान क्यों नहीं दे रही? यहां काफी समय से जर्जर अवस्था में सड़कें हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी के नेता अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में कहते हैं कि यहां पर विकास हुआ है, यहां पर लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान करवाई गई हैं, यहां पर रोड बनवाए गए हैं, 4 लाइन बनवाई गई है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर इस लोकसभा में पड़ने वाले विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इस वक्त हम सोढौरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद हैं, जहां के हालात आप देख सकते हैं कि एंट्री यहां पर इस तरह की है कि सड़कें गड्ढे के बीच में बनी हुई है, यानी सीधे तौर पर सड़कें नजर नहीं आती, केवल गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, बीच में पानी यहां पर खड़ा हुआ है। और इसी तरह के हालात पिछले कई सालों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जरूर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि विकास का दावा जरूर किया जाता है, लेकिन किस तरह का विकास यहां पर होता नजर आया है, ये उसी की झलक दिखाता हल्का नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़कें नजर नहीं आ रही, केवल बड़े बड़े गड्ढे ही नजर आ रहे हैं, जो बरसातों के दिनों में बड़ी सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। और लगातार लोग जो हैं वो इसकी शिकायत भी करते नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो यहां का प्रशासन है, जो सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों की समस्याओं की सुध लेने को तैयार नहीं है। जिस तरह का नजारा यहां पर आप देख रहे हैं, ये नजारा अपने आप में ही विकासात्मक कार्यों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। मुलाना के कई गांव में स्वच्छता अभियान की पोल खुलती नजर आई। पूरे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं, कहीं नाले पूरी तरह से बंद पड़े हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि उनके वार्ड में कई दिन तक कोई भी नगर निगम कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आता, जिस कारण उनका घरों से बाहर निकलना भी अब मुश्किल होने लगा है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले विधानसभा हलकों में केंद्र सरकार की स्वच्छता अभियान की जो मुहिम थी, उसकी पोल खुलती भी नजर आती है। अगर हम बात करें सढौरा की, अगर हम बात करें अंबाला की, अगर हम बात करें मुलाना की, या फिर बात करें नारायणगढ़ की या इसके आसपास के हलकों की, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां का जो हाल है वो देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं इस वक्त जिस तरह का नजारा सढौरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर देखने को मिल रहा है। एंट्री की जाती है इस रास्ते से होकर सढौरा में, लेकिन एंट्री पर किस तरह का नजारा है, किस तरह से गंदगी के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, मवेशी इस गंदगी को खा रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रशासन जो है वो इस गंदगी के निपटान को लेकर कोई भी पुख्ता कदम उठा पाने में सक्षम नहीं हो पाया। पानी यहां पर खड़ा है और इन पानी से ही तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलती नजर आती हैं। यानी हर लिहाज से बात करें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर विकासात्मक कार्यों के भले ही बड़े बड़े दावे किए गए हों, बखान किए गए हों, लेकिन किस तरह के दावे किए गए, किस तरह के बखान हुए और किस तरह की असल हकीकत है, ये रोड्स, ये गंदगी के ढेर, इन सभी की पोल खोलती नजर आते हैं।
सांसद रतनलाल कटारिया ने जनता से वादा किया था कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट हब बनेगा, जिस पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। देश में ऐसे 10 ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे, जिनमें से एक अंबाला लोकसभा क्षेत्र में बनेगा। सांसद कटारिया अंबाला लोकसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, इसके लिए उन्होंने कई वादे किए थे, पर यहां सरकारी बसों से लेकर लोकल रूट की बसों के बुरे हाल नजर आए। इस कारण राज्य में परिवहन व्यवस्था का भी बुरा हाल है। यहां स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को बस न मिलने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें बसों का घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन लंबे रूटों की बसों का प्रबंध यहां पर ना के बराबर है। एक दाना भी नहीं, कुछ नहीं मिला। यानी कि गरीब आदमी जो है अपने कोई सुविधा नहीं, कोई कहीं की नहीं। यहाँ खड़े बस स्टैंड पर 2 घंटे लगाएंगे, 3 घंटे लगाए अस्पताल में जाना, बच्ची बीमार हो रहे। अभी फोन आया कहा अभी यहाँ जाना, तो मैं क्या करूँ वहां से, गरीब कोई साधन नहीं मिल रहा। लिविंग इंडिया न्यूज ने बस अड्डे पर जाकर भी हाल देखा। बरवाला के पुराना बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज की बसें निर्धारित स्थान पर नहीं रुक रही हैं। इसके चलते बसों में सवार होने वाले लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कुछ नहीं हो रहा भाई जी, आपके सामने ही है। यहाँ पे आप 1 घंटे से पीछे से खड़े हैं, बसें तक नहीं रुक रही हैं। ठीक है ना, यहीं से पता चल रहा है कि दावे करते हैं और क्या हो रहा है यहाँ पे। अंबाला में तोपखाना परेड क्षेत्र का मसला अभी भी विवाद का कारण बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर हमेशा विवाद देखा गया है। दरअसल 1843 में अंग्रेजों ने लोगों को खेतीबाड़ी करने के लिए बसाया हुआ था और यहाँ कई जगहों से किसानों को लाया गया था। करीब 200 एकड़ जमीन पर सेना की जरूरतों के लिए खेतीबाड़ी की जाती थी। तभी से यहाँ पर सैकड़ों परिवार खेतीबाड़ी कर जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि ये जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड के अधीन है, जो कि लीज पर खेती के लिए किसानों को दी गई थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर लोगों ने अपने मकान भी बनाए, जिसको लेकर अब कैंटोनमेंट बोर्ड को सेना प्रशासन लगातार आपत्ति जता रहा है। अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया के प्रयासों से केंद्र सरकार के द्वारा अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की एक सौगात दी, जिसकी पिछले महीने नरेंद्र मोदी जो नींव पत्थर हैं वो भी ऑनलाइन माध्यम से करते नजर आए थे। यानी शिलान्यास जो है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से झज्जर में उपस्थित होकर ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। लेकिन अगर मैं इस जगह की बात बताऊं तो यही वो जमीन है जो इस राष्ट्रीय संस्थान के लिए माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो सरकार है उसको उपलब्ध करवाई गई है। यहीं पर ये राष्ट्रीय संस्थान बनना है, लेकिन आचार संहिता लग चुकी है। कब तक इसका काम मुकम्मल होगा ये तो अब आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन सांसद की उपलब्धियों में ये राष्ट्रीय संस्थान जो कि अभी बनना शुरू नहीं हुआ, जिसका अभी शिलान्यास विधिवत तौर पर तो हो चुका था, लेकिन जो नींव पत्थर है वो भी यहां पर कहीं भी स्थापित नहीं किया गया, तो ऐसे में ये राष्ट्रीय संस्थान कब पंचकुला और इसके आसपास या फिर सीधे तौर पर कहें कि अंबाला के जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनके लिए एक सौगात बनेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। पंचकुला के सेक्टर 23 में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का शिलान्यास किया था। ये अभी भी निर्माणाधीन है, हालांकि ये देश का 70वां निफ्ट है। इसका निर्माण 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। केंद्र सरकार की तरफ से अंबाला कॉन्स्टिट्यूंसी को एक और बड़ी सौगात दी गई थी और वो सौगात थी निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि सेक्टर 23 में जिसकी इमारत जो है वो बन रही है। तकरीबन 72.68 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसकी जो कह सकते हैं बिल्डिंग है उस पर कार्य जो है वो जोरों से चल रहा है। कार्य जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद